गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा संविधान निर्मात्री सभा के बारे में कि संविधान का निर्माण करने के लिए किस तरह कमेटी या सभा का गठन हुआ, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, उस सभा में कौन कौन लोग थे, कांग्रेस के कैसे कौन कौन सदस्य थे और गैर कांग्रेसी कौन कौन लोग थे। आज हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विश्व प्रसिद्ध प्रस्ताव है, एक विश्व प्रसिद्ध भाषण है जो उन्होंने संविधान सभा की बैठक में दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल आदर्शों की व्याख्या प्रस्तुत की गई और संविधान सभा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा सुझाया गया। अगर हम इसके मर्म को समझेंगे तो सचमुच ये ऐतिहासिक भाषण था, ऐतिहासिक बातें बताई गई थी इसमें। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया तथा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन दिया गया था। और इन्हीं भाषणों से जो हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नैतिकता का अधिकार, ये जो कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये इन्हीं आधार पर दिए गए हैं। इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था ये उसी प्रस्ताव का एक हिस्सा बने। स्वतंत्र यानी आजाद, संप्रभु गणराज्य यानी स्वतंत्र और संप्रभु अर्थात आत्मनिर्भर गणराज्य। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का विचार आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने ऐसा संविधान रच दिया जो 1.5 शताब्दी से भी ज़्यादा समय तक अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। यानी इन्होंने उदाहरण दिया कि मैं ऐसे संविधान सभाओं का मुझे ध्यान आ रहा है जिसने अपनी कार्यकुशलता से, अपनी मौलिकता से इतिहास रच दिया। जिसमें अमेरिका का ध्यान आ रहा है कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा हुई थी और वहां से लेकर जो अमेरिका की का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो बोस्टन टी के लिए युद्ध हुआ, उसके बाद से जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ, पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने, और वहां से लेकर जो 1.5 शताब्दी यानी लगभग 150 सालों में जो संविधान उन्होंने बना, और इतनी सफल वो संविधान रहा कि वो उनको याद कर रहे हैं कि इतना सफल संविधान बना, वो मेरे ध्यान में बार बार आ रहा है। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष करने वाले पेरिस के एक भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। यानी फ्रांस के में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और वहाँ में भी संविधान सभा का गठन हुआ था, और वो लोग भी संविधान का गठन करके संविधान को बनाए थे। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस प्रकार राजा व सैन्य अधिकारी इसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये समस्त अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस प्रकार की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। यानी फ्रांस का जो संविधान बनाया गया था, वहां उनको बैठने तक के लिए, यानी मीटिंग करने के लिए, एक बैठक करने के लिए कमरा तक नहीं उपलब्ध कराया गया था, और वो लोग टेनिस खेलने वाले जो मैदान होते हैं उस मैदान में बैठकर सभा की थी, बैठक की थी, और वहां एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है।
इतनी मुश्किलों के बाद भी वो आज फ्रांस का संविधान को देखा जाए, आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए, फ्रांस एक विकसित देश में आता है और भारत अभी भी विकासशील देश है, यानी विकास की ओर अग्रसर है और फ्रांस विकसित हो चुका। तो ये सभी चीजें देखकर महात्मा जवाहरलाल नेहरू को ये इन सभी चीजों का विचार आ रहा है। इसके साथ ही मुझे हाल की एक क्रांति का विचार आया जिसमें एक किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी, जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। रूस में भी राजशाही थी, रूस में भी राजशाही थी और वहाँ के राजा को जार कहा जाता था। और वहाँ भी जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और एक गणराज्य के रूप में बना तो वह भी एक उदाहरण बना। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना, यानी उनकी जो सफलताएं हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके संविधान में, उनकी प्रक्रिया में, उन सभी को हमें अपनाने की ज़रूरत है। और जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, हमें उनको दोहराना नहीं है, हमें उनसे बचने की ज़रूरत है, हमें उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ एवं पवित्र संकल्प किया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें कहा, निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा सब कुछ किया जाना, जैसे अफसरशाही होता है, बाकी चीजें होती है, वैसे लोकशाही होती है, लोकतंत्र होता है, वही लोकतांत्रिक। तो ये सब कुछ वही था। गणराज्य यानी गण मतलब लोग, राज्य मतलब लोगों का राज्य। और दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वो भारत में था। जब राजशाही पूरे देश में चल रही थी, महाजनपद जब बना था तो सबसे पहले वहां वैशाली गणराज्य था जहां लोकतंत्र था। इसीलिए गणराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यह हमारा इतिहास है, यह भारत का इतिहास है गणराज्य। और वह जवाहरलाल नेहरू ने वही गणराज्य शब्द का इस्तेमाल किया। स्वाभाविक है, हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोकतंत्र शब्द की अपेक्षा गणराज्य शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं। यह इस सदन को तय करेगा, करना है कि इस लोकतंत्र, पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें लगा यह तो स्वाभाविक ही है। यानी लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि यह तो होना ही है, इसको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, ये होगा ही। गणराज्य शब्द में हमें यह शब्द पहले निहित होता है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। हमने इस लोक प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। यानी सिर्फ लोकतंत्र की हमने, मेरे जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, प्रस्ताव में कहा कि मेरे द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, आर्थिक लोकतंत्र भी है। यानी हम आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएं, आर्थिक रूप से ही भी जनता के हाथ में शासन चली जाए। यानी जो आज महात्मा गांधी का जो एक सपना था 1920 में, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, जो सपना वो देख रहे हैं, वही चीज 1946 के भाषण में, 1946 के प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हम सिर्फ लोकतंत्र नहीं चाह रहे, हम आर्थिक लोकतंत्र भी चाह रहे हैं। यानी मेरी जनता के पास में आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता हो, वह इतने सक्षम हो जाए कि वह स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। इस उद्देश्य प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा के पश्चात हम कह सकते हैं
कि पंडित नेहरू भारत में गणतंत्र की स्थापना आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार जिस प्रकार अमेरिकी तथा फ्रांसीसी संविधानों ने सबल राष्ट्र यानी मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया है, उसी प्रकार का कार्य भारतीय संविधान भी करे। संविधान सभा में संविधान निर्माण को वे पुनीत कार्य यानी एक बहुत पवित्र कार्य की संज्ञा देते थे। पंडित नेहरू विभिन्न देशों से प्रेरणा लेकर भारत संविधान का निर्माण करने की बात करते थे, ताकि उन देशों की सफलताओं से हमें लाभ उठा सके और जो कमियां हैं उस कमी को हम अपने से दूर रख सकें। पंडित नेहरू कहते हैं कि भारतीय सदैव ही लोकतांत्रिक रहे हैं, अतः संविधान में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य शब्द का प्रयोग ही पर्याप्त है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा शुरू से रही है, इसलिए स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य शब्द हमारे लिए सर्वथा उचित है, सभी रूपों में पर्याप्त है। उनके विचारानुसार एक दिन भारत में भी समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। जिस प्रकार उन्होंने समाजवाद के प्रति अपनी आस्था को भी व्यक्त किया है, उनके अनुसार हम केवल नकल करने वाले नहीं हैं, भारत में शासन भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुसार ही होना चाहिए। ये सभी बातें उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में की थी, जो ऐतिहासिक प्रस्ताव के रूप में आज इतिहास में दर्ज है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।